Welcome to lecture 5 in unit 4 quality control of concrete and the topic is curing of concrete. तो आज हम लोग इस सेशन में curing of concrete के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जिससे curing किया जा सकता है कंक्रीट का और वो कब उसको अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। कौन सा मेथड किस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या किस तरह के टाइप ऑफ वर्क के लिए कौन से तरह के क्यूरिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए नोट्स से हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्यूरिंग को हम लोग कैसे करते हैं। तो क्यूरिंग की अगर बात की जाए, अगर डेफिनेशन वगैरह की बात की जाए, अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है क्यूरिंग का लिखना है, तो क्यूरिंग का एक परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे है जो कि बुक से लिया गया है। तो देखेंगे क्यूरिंग को कहा क्या जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मॉइस्चर कंटेंट। पहले ही आधे लाइन की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करना, मतलब जब कंक्रीट बन गया, फिनिश्ड हो गया, उसके बाद का ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस वो है जिसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करते हैं। मतलब मेंटेन कैसे करेंगे, तो पानी का एप्लीकेशन करके करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग मॉइस्चर को मेंटेन करना है ऑन द कंक्रीट सरफेस। जो कंक्रीट है उसमें उसके अराउंड चारों तरफ उसको पानी जो है पर्याप्त मात्रा में देते रहना है, ठीक। So the process of maintaining satisfactory moisture content and a favorable temperature in concrete during the period immediately following placement। मतलब प्लेसमेंट के जस्ट बाद हम लोग ये चीज प्रोवाइड कराएंगे, एक तो सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और फेवरेबल टेम्परेचर भी रखना है आपको। तो फेवरेबल टेम्परेचर रखने का मतलब वही हो गया कि मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करेंगे, हमारा टेम्परेचर भी जो मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्यूरिंग की बात अगर हम लोग और अलग जगहों पे करें, जैसे कोल्ड रीजन की बात करें, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट की बात करें, अगर जहाँ पे ठंडे जगहों पे कंक्रीटिंग करना पड़े तो वहाँ पे कैसे करेंगे, वहाँ पे तो आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको फिर वहाँ पे ठंडे पानी का यूज करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो बर्फ बन जाएगा, फ्रीजिंग थॉइंग का दिक्कत रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं, है ना, गर्म करके, हाफ जो होता है ना स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं। तो स्टीम क्यूरिंग से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है, ये सब दिमाग लगाया जाता है मेथड ऑफ क्यूरिंग में, अगर देखेंगे आगे चल के। सो और आगे बढ़े, सो दैट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मे कंटिन्यू until the desirable properties are developed to a sufficient degree to meet the requirement of service। मतलब जिस चीज़ के लिए हम उसको बना रहे हैं, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको ये मीट करे। मतलब जो रिक्वायरमेंट आपका है उतना अचीव हम लोग कर पाएँ, उस तरह का प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हो पाए। और वो प्रॉपर्टी डेवलप कब होगा, जब उसमें हाइड्रेशन होगा। तो सारी बात जो घुमा फिरा कर आती है वो क्या है, हाइड्रेशन। तो क्यूरिंग हम क्यों कर रहे हैं, हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए, हाइड्रेशन को मेंटेनेंस करने। यस, हाइड्रेशन हमारा होता रहे कंक्रीट में, क्योंकि जो सीमेंट का जो भी हाइड्रेट करने वाला आपका कंपाउंड है, आपने पढ़ा होगा, जैसे C3S पढ़ा होगा, C2S पढ़ा होगा, जिससे कि हमको स्ट्रेंथ मिलता है ना, ये दोनों से स्ट्रेंथ मिलता है हम लोग को। सिलिकेट्स है ये सब, इसी को बोलते हैं सिलिकेट्स बोल सकते हैं आप। इसी का हाइड्रेशन, मतलब इसमें अगर पानी जितना देते जाएंगे इसका हाइड्रेशन होता जाएगा और CSH जेल बनता जाएगा, प्लस जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो तो बनेगा ही। तो हमें इससे मतलब है कि CSH जितना ज़्यादा बनेगा उतना स्ट्रेंथ हमारे कंक्रीट में आएगा। तो मेंटेन करने का मतलब मॉइस्चर को मेंटेन हम क्यों कर रहे हैं, या फेवरेबल कंडीशन को हम लोग क्यों रखना चाह रहे हैं, ताकि हमारा हाइड्रेशन होता रहे, ठीक है। तो हाइड्रेशन जितना अच्छा होगा, जितना अच्छे रेट से हाइड्रेशन होता जाएगा, हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन उतने जल्दी आपका गेन होगा और अच्छा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए क्यूरिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और क्यूरिंग की अगर बात की जाए, कहीं भी पूछा जाए, तो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करते हैं, फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक। और ये जस्ट हम लोग आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट ये काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात, ये डेफिनेशन समझ में आ गया, यस सर, राइट। तो इस डेफिनेशन को आप जितने तरीके से चाहे उतने तरीके से लिखिए, जैसा बुक में दिखेगा, कहीं अलग अलग दिखेगा वैसे लिखिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, नेसेसिटी क्या है क्यूरिंग का, क्यूरिंग हम लोग क्यों करेंगे, क्या आवश्यकता है क्यूरिंग करने की। सो क्यूरिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ऑफ कोर्स
जब भी हाइड्रेशन की हमने बात कही, हाइड्रेशन मतलब स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, आप समझ गए इस बात को। तो हाइड्रेशन ही रिलेटेड है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट से और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट से। तो जितना अच्छा क्यूरिंग करेंगे उतना हमारा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा और ड्यूरेबिलिटी भी उसमें आएगी। सो द नेसेसिटी ऑफ क्यूरिंग इज टू इनहांस हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट टू अचीव डिजायरेबल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं, जितना स्ट्रेंथ, जितना मजबूती चाहिए आपको कंक्रीट में, उतना हमारा हो जाए, और इसके लिए हमको हाइड्रेशन को इन्हांस करना होता है। तो ये क्यूरिंग से किया जा सकता है। दूसरा है कि टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय रिड्यूसिंग क्रैक्स। मतलब अगर क्यूरिंग करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा और क्रैक्स वगैरह रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, श्रिंकेज नहीं होगा, जो आपको याद होगा हम लोग प्लास्टिक श्रिंकेज की बात करते हैं, वो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद टू गिव हायर सर्विसबिलिटी परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग एब्रेजन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी वियर और टीयर जो होता है, ठीक है, मतलब उस पर कुछ भी आएगा तो उससे रेजिस्टेंट रहेगा, मतलब उस पर कोई भी आपको दाग धब्बा नहीं होगा। ठीक है, वो मजबूत रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, मतलब उसको देखने में जो ऐसा रहेगा शुरू में वैसा ही हमेशा आपको लगेगा। सर्विसबिलिटी का मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए कि सर्विसबिलिटी मतलब ऐसा आपने शुरू में बना दिया है और इसमें कोई क्रैक्स वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका कह सकते हैं सर्विसबिलिटी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सर्विसबिलिटी इसका अच्छा है। और मान लीजिए एक ऐसा मेंबर है जिसमें क्रैक्स वगैरह आ गए, तो इसको आपका सर्विसबिलिटी अच्छा नहीं है, नॉट गुड। यहाँ पे सर्विसबिलिटी आपने अच्छा नहीं आपको मिला है। तो क्यूरिंग करेंगे तो हमारा सर्विसबिलिटी भी अच्छा रहेगा, कोई क्रैक्स डेवलपमेंट वगैरह नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा कंक्रीट में। राइट, उसके बाद टू इम्प्रूव द माइक्रो स्ट्रक्चर बाय डेवलपिंग बेटर हाइड्रेट जेल एंड सॉलिड मास। तो माइक्रो स्ट्रक्चर का कहना मतलब कि अंदर की हम बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पर अगर जाएंगे, इसके अंदर की हम बात करेंगे, जिसमें आपको अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग फेजेज हैं, जैसे सीमेंट पेस्ट हो गया, आपका एग्रीगेट हो गया, और उसमें सैंड हो गया। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कंपोजिट मटेरियल है, जैसा कि हमने पहले भी कहा आपको, और एक दूसरे से वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये बाइंड करने का जो भी प्रॉपर्टी है सीमेंट का एक्चुअली। तो जितना अच्छा हाइड्रेट तैयार होगा, जितना अच्छा CSH जेल बनेगा, ठीक है, जितना अच्छा CSH जेल बनेगा उतना अच्छा बाइंडिंग हमारा होगा और उतना डेंस्ड मास हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्यूरिंग करने से हमारा ये भी बढ़ेगा, CSH जेल हाइड्रेट जेल जो बोल रहे हैं वो बढ़ेगा, और उसके कारण हमारा जो माइक्रो स्ट्रक्चर वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका डेंसिटी वगैरह जो है, डेंसिटी इम्प्रूव हो जाएगा, इम्परमेबिलिटी जो है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो पोरस नहीं रहेगा, वो डेंस्ड हो जाएगा, सॉलिड मास हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक, तो ये नेसेसिटी में आप लोग लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी चीजें आप सोच के लिख सकते हैं, पढ़िए और वहाँ भी लिख देंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं कि क्या मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्यूरिंग एंड देयर एप्लीकेशन, कहाँ यूज करेंगे ये भी बात होती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्यूरिंग को हम लोग यहाँ ब्रॉडली जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्यूरिंग मेथड्स में बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है वाटर क्यूरिंग, ठीक है, पानी का जो एप्लीकेशन हुआ। एक होता है मेम्ब्रेन क्यूरिंग, ठीक है, एक मेम्ब्रेन, एक थिन लेयर का एक मेम्ब्रेन रहता है, उसको उस पर कवर कर दिया जाता है, मॉइस्ट कंडीशन को कवर कर दिया, जिससे हमारा इवेपोरेशन नहीं होगा सरफेस से, वाटर जो है मॉइस्चर जो है कहीं एटमॉस्फेयर पे लीव छोड़ के कंक्रीट के सरफेस से ऊपर नहीं जाएगा, वो कंक्रीट में ही जमा रहेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है उसको जाने नहीं देगा, तो उसमें मेंटेन रहेगा मॉइस्चर कंडीशन। उसके बाद एक और हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ हीट। अब ये बोलिएगा एप्लीकेशन ऑफ हीट का क्या मतलब है ना, ये थोड़ा सा सुनने में अभी लगा होगा, अरे हीट करने से क्या हमारा कंक्रीट में स्ट्रेंथ आएगा, क्या क्यूरिंग हो पाएगा, बताइए इसका एप्लीकेशन ऑफ हीट का मतलब क्या। सर स्टीम के द्वारा। हाँ, वेरी गुड। तो स्टीम क्यूरिंग, हाँ, यहाँ पे स्टीम क्यूरिंग की बात हो रही है। मतलब आपको हीट तो ठीक है, हीट जो है अगर मान लीजिए हीट ज्यादा रहेगा तो हाइड्रेशन हमारा ज्यादा अच्छे से होगा, नो प्रॉब्लम, हाइड्रेशन का रेट बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। लेकिन आपका वहाँ पे वाटर भी रहना चाहिए, मॉइस्चर भी रहना चाहिए, मॉइस्चर ही नहीं मेंटेन होगा तो क्या क्यूरिंग कहाँ हुआ। इसीलिए मॉइस्चर को मेंटेन करना भी आवश्यक है वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टीम क्यूरिंग कर देते हैं। तो स्टीम क्यूरिंग में क्या है, दोनों चीज हो गया, हीट का एप्लीकेशन हो गया, है ना, वाटर भी मौजूद रह गया। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ हीट में आता है। इसके अलावा और भी चीजें इसमें आती है। ठीक,
उसके बाद मिसलेनियस मतलब और भी जो भी चीज़ें होंगी, कुछ और भी मेथड हो सकते हैं, कुछ मॉडर्न डेज में डेवलपमेंट होते जाते हैं, धीरे धीरे लोग अलग अलग तरह के क्यूरिंग मेथड्स को ईजाद करते जा रहे हैं, तो उसका भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए उसको मिसलेनियस के कैटेगरी में रखेंगे। अब वाटर क्यूरिंग की बात करेंगे तो वाटर क्यूरिंग क्या है, ठीक। तो वाटर क्यूरिंग जो है मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा आपके आसपास में, जहाँ भी क्यूरिंग किया जाता है वाटर का क्यूरिंग किया जाता है। कैसे पाइप लगा देते हैं, मोटर से पानी चलना चालू कर दिया और पाइप से हम लोग उसको स्प्रिंकलिंग करते रहते हैं वाटर को उसके ऊपर, ठीक है, उसका पानी पटाते रहते हैं। So this is by far the best method of curing as it satisfies all the requirement of curing, namely promotion of hydration, elimination of shrinkage, absorption of heat of hydration, ठीक है। वाटर क्यूरिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो एक तो हो गया इमर्सन। अब इमर्सन का मतलब क्या हुआ, डुबा के रखना, पानी में डुबा के रखना, ठीक है। इमर्सन मतलब पानी में डुबा के रखना। जैसे कि आप कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं जब हम लोग, तो उसको पानी में ऐसे डुबा के रख देते, तो यही एक तरह का इमर्सन क्यूरिंग हो गया। समझ गए बात, ये जो क्यूब है इस पानी के अंदर रखा है, इसलिए उसको बोले इमर्सन, मतलब डुबाया हुआ, पानी में डुबा हुआ। ओके, उसके बाद आता है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, बोलिए क्या लग रहा है, सोच देख के। पौधे का मतलब वो ऊपर जो कि बगल में कुछ देख के उस पे पानी को रखा देना। हाँ, पॉन्डिंग मतलब कंक्रीट सरफेस के ऊपर, एक तरह का कंक्रीट सरफेस के ऊपर बांध बना जाता है एक तरह से सर। हाँ सर, जब ढलाई होता है घर में तो ऊपर थोड़ा थोड़ा बालू या कुछ दे के उसमें पानी डाल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बालू मिट्टी रोड पे भी किया जाता है सर। हाँ हाँ ठीक है, तब आपने देखा है। चलिए तब तो ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की बात नहीं, आगे चलेंगे। उसके बाद मिट्टी का भी सर बांध बनाया जाता है। हाँ हाँ, मिट्टी का भी बनाया जाता है। तो पॉन्डिंग हो गया, मतलब एक तालाब बना दिया आपने, एकदम पतला सा लेयर जो है कंक्रीट के ऊपर बिछा दिया। चलिए उसके बाद स्प्रेइंग भी आपने देखा होगा, स्प्रे वाला सिस्टम, जो नोजल से स्प्रे करते रहते हैं, या पाइप से भी हम लोग पाइप को दबा के देखिए करते रहते हैं स्प्रे, ठीक है। इसी को स्प्रेइंग कहा जा पाइप के थ्रू, पाइप का यूज करके स्प्रे कर देते हैं पानी को, दीवार हो, छत हो, या कोई भी मेंबर है स्ट्रक्चर का उसमें। एक और होता है वेट कवरिंग। वेट कवरिंग का मतलब क्या हुआ, कभी कभी आपने देखा होगा, बोलिए। ढाँप देते हैं कभी कभी। हाँ बिल्कुल, बोरा से जो है, पटसन का बोरा का यूज करके। हाँ जूट वाला बोरा सर। बिल्कुल ठीक है, जूट वाला बोरा को भिंगा के उसके ऊपर रख देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो और ये कहीं प्लास्टिक भी दे देते हैं सर। चलिए तो ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका कहाँ, क्या चीज है, ये वाटर क्यूरिंग है। इन सब में हम लोग क्या करें, पानी का यूज कर रहे हैं, पानी का एप्लीकेशन करके हम लोग क्यूरिंग कर रहे हैं। डायरेक्टली वाटर हम लोग ले रहे हैं। जैसे वेट कवरिंग में भी क्या है, हम लोग को भिगा के रखना है उसको, जो बैग्स, जो भी गनी बैग्स हो गए, जो भी जूट बैग आप बोल रहे हैं, उसको जब कवर कर रहे हैं तो उसको भीगा कंडीशन में रखना है। वो सूख गया उसको फिर से भिगा दीजिए। तो ये है कि वो प्रोटेक्ट करता है। कवर करने से ये है कि आपका जो पानी अगर मान लीजिए ओपन में रहता है तो जितना ज़्यादा इवेपोरेट होगा, जैसे स्प्रेइंग वगैरह करेंगे, स्प्रे करिएगा कुछ देर बाद देखिएगा सूख गया, है ना। लेकिन पॉन्डिंग करेंगे, इमर्सन करेंगे तो पानी वहाँ रहेगा, रुकेगा, वहाँ जो पीरियड ऑफ टाइम है जो वाटर कंटेंट का, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। चलिए, तो इमर्सन वगैरह में कब यूज करेंगे, तो देखा जा सकता है कि द प्रीकास्ट कंक्रीट आइटम्स आर नॉर्मली इमर्स्ड इन क्यूरिंग टैंक्स फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, ठीक है। तो प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर जो है उसका जो क्यूरिंग किया जाता है इमर्सन के थ्रू कर दिया जाता है। जैसे मान लो डुबा दिया जाता है, एक बड़ा बड़ा टैंक हो गया, उसमें हम लोग डाल दिया और क्यूरिंग हो गई, ठीक। पेवमेंट स्लैब, रूफ स्लैब एक्सेट्रा आर कवर्ड अंडर वाटर बाय मेकिंग अ स्मॉल पॉन्ड्स। तो पॉन्डिंग का मेथड कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, जब छत बनाते हैं या हम लोग जो रोड बनाते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद वर्टिकल रिटेनिंग वॉल्स और प्लास्टर सरफेसेस और कंक्रीट कॉलम्स आर क्योर्ड बाय स्प्रेइंग वाटर। तो पानी को स्प्रे करके हम लोग किस मेंबर को कर सकते हैं क्योर, तो वो है आपका जो वॉल हो गया, वर्टिकल वॉल, दीवार हो गया, और मानिए आपका जो प्लास्टर सरफेस वगैरह होता है उसको भी स्प्रे करके हम लोग पानी को पटाते हैं, क्यूरिंग करते हैं। कंक्रीट कॉलम वगैरह हो गया, वर्टिकल मेंबर है, उसका भी क्यूरिंग करेंगे हम लोग, स्प्रेइंग वाटर से कर सकते हैं, राइट।
In some areas, wet covering such as wet gunny bags, as in cloth, jute matting, straw, etc., are wrapped to vertical surface for keeping the concrete wet. कभी कभी ये भी होता है कि जो कॉलम वगैरह है उसको हम लोग जूट के बैग से ढक दिए, कवर कर दिए, गीला करके उसको कवर कर दिया, तो ये भी क्यूरिंग का पार्ट है, ऐसे भी क्यूरिंग किया जा सकता है. For horizontal surface, sawdust, earth or sand are used as wet covering to keep the concrete in wet condition. तो कहीं कहीं क्या है आपका मिट्टी वगैरह से भी ढक के जो हॉरिजॉन्टल सरफेस का चीज है जैसे रोड वगैरह हो गया, तो कुछ कुछ छोटा जगह पे उससे भी कवर करके, मिट्टी से भी कवर करके, गीला जो मिट्टी है उससे कवर करके ये किया जा सकता है, क्योंकि उसको फिर तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि कंक्रीट तो सेट कर जाएगा, ऊपर का सरफेस तो साफ भी हो सकता है. तो कभी कभी ये सब भी किया जा सकता है. तो ये चीजें हैं, so that the concrete is not unduly dried to prevent hydration. तो ऐसा नहीं करना है कि वो कभी भी डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आ जाए इनिशियली, उसको पानी हमेशा आपको देते रहना है. बाय मीन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मेथड हम आप यूज कर सकते हैं. तो इस फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा अलग अलग तरह के. तो पहला आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है, एक एक करके हमको बताइए, एक आदमी बताइए ये कौन सा मेथड है. पॉन्डिंग कौन क्यूरिंग है वो? तो ये हो गया पॉन्डिंग. ये क्या आपको दिख रहा है? स्प्रेइंग सर. हाँ, तो ये स्प्रेइंग हो गया. स्प्रे का. ठीक है. ये क्या दिख रहा है आपको? ये भी स्प्रेइंग है सर. स्प्रेइंग दिख रहा होगा. ये क्या दिख रहा है आपको? तो इसमें देखिए स्प्रेइंग. इसमें हाँ कवरिंग भी किया हुआ है सर. हाँ, उसका भी बड़ा वेट कवरिंग भी किया हुआ है और स्प्रे भी कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सब मेथड का यूज हम लोग करते हैं घरों में. ये सब हम लोग चीज देखते ही रहते हैं कि ऐसे क्यूरिंग करते हुए, ऐसे क्यूरिंग करते हुए, सब हम लोग देखते हैं. तो ये सब मेथड्स हो सकते हैं. ठीक. चलिए अब बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या होगा. ठीक है. तो मेम्ब्रेन एक्चुअली है क्या, एक तरह का आप समझिए पॉलीमर का कुछ एक थीन लेयर होता है. ठीक है. तो चलिए पढ़ लेते हैं. मेम्ब्रेन क्यूरिंग में समटाइम्स कंक्रीट वर्क्स आर कैरीड आउट इन प्लेसेस वेयर देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो कहने मतलब एक्यूट शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि भारी कमी है पानी का, जहाँ भारी कमी होता है, बहुत ज़्यादा पानी का कमी हो, उस केस में हम लोग इस तरह के मेथड को भी यूज करते हैं. मेम्ब्रेन क्यूरिंग भी वहाँ पे करते हैं. ठीक है. द लेविश एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर वाटर क्यूरिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर रीजन ऑफ इकोनॉमी. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी यूज करना हमारे लिए इकोनॉमिकल ना हो, ऐसा भी केसेस हो सकता है. ये भी रीजन हो सकता है. एक तो ये हो सकता है पानी बहुत कम हमारे पास अवेलेबल है, कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं जहाँ पानी अवेलेबल है, आपको तुरंत नीचे जाते हैं 20 फीट में 22 फीट में पानी मिल जाता है ना, इस रीजन में. तो ऐसा तो हर जगह नहीं है, बहुत जगह ऐसा है कि बहुत अंदर जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता है. तो फॉर दिस रीजन कंक्रीट कुड बी कवर्ड विथ मेम्ब्रेन विच विल इफेक्टिवली सील ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट. तो मेम्ब्रेन एक ऐसा चीज होता है, एक तरह का पॉलीमेरिक या कोई आप समझ लीजिए पॉलीथीन टाइप. ठीक है. या किसी भी तरह से वाटर प्रूफ पेपर रहता है, या वाटर प्रूफ कोई रबर कंपाउंड या कोई पॉलीमर कंपाउंड होगा. तो इसका जो पतला लेयर अगर हम बिछा देंगे कंक्रीट पे, कंक्रीट को हम एक बार भिगा देंगे और एक बार उसको कवर कर देंगे, तो जितना मॉइस्चर है उसमें वो फिर बाहर नहीं जाएगा. वो मॉइस्चर जितना है वो बाहर नहीं जाएगा, उसी के अंदर रह जाएगा ट्रैप होके, और सारा का सारा हाइड्रेशन में आपका यूज होगा, कहीं बर्बाद नहीं होगा, है ना. सो द आइडिया इज टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूअस सील ओवर द कंक्रीट सरफेस बाय मींस ऑफ ए फिल्म फर्म इम्परवियस फिल्म. फर्म मतलब क्या हुआ, ठोस. इम्परवियस मतलब क्या हुआ, जिससे कि पानी पास ना कर सके. और फिल्म का मतलब क्या हुआ, एक पतला सा लेयर. तो मेम्ब्रेन इसी को बोला है, मेम्ब्रेन का एक पतला सा लेयर, टू प्रिवेंट मॉइस्चर इन कंक्रीट फ्रॉम एस्केपिंग बाय इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन के थ्रू जो पानी निकल जाता है वो नहीं होने देता है आपका मेम्ब्रेन जो है. तो सम ऑफ द मटेरियल विच कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस आर बिटुमिनस कंपाउंड्स, पॉलीथीन हो गया, पॉलिस्टर फिल्म्स हो गया, वाटरप्रूफ पेपर हो गया, रबर कंपाउंड हो गया, एक्सेट्रा. तो ये सब ऐसे ऐसे कंपाउंड जो भी चीजें दिख रहे हैं, एक तरह का ये जो आपने प्लास्टिक देखा होगा, जो प्लास्टिक कवर करते हैं उसी तरह का चीज हो गया. तो प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं. ठीक है. पॉलीथीन जो होता है मोटा सा, उससे कवर करके हम लोग मॉइस्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं, एवेपोरेट. ओके. तो ये सब चीजें हैं. व्हेन वाटरप्रूफिंग पेपर और पॉलीथीन फिल्म आर यूज्ड एज मेम्ब्रेन, care must be taken to see
दैट दीज आर नॉट पंक्चर्ड। पंक्चर मतलब क्या हुआ, कहीं छेद ना हो, पता है ना साइकिल वगैरह का टायर पंचर हो जाता है, आप सुने होंगे, छेद हो जाता है तो हवा निकल जाता है ना, उसी तरह से लीक प्रूफ चाहिए। तो जो भी आप उस पर फिल्म, जो भी आप पॉलिथीन का लेयर बिछा रहे हैं वो लीक प्रूफ होना चाहिए, पंक्चर नहीं हो, जिससे कि मॉइस्चर निकल जाए कहीं भी पर भी। एंड ऑल्सो सी वेदर एडुकेट लैपिंग इज गिवन एट जंक्शन एंड दिस लैप इज इफेक्टिवली सील्ड। हम मान लीजिए एक प्लास्टिक ऐसे बिछाया, एक अब यहाँ खत्म हो गया तो दूसरा ऐसे बिछाइएगा, तो यहाँ पे सफिशिएंट ओवरलैपिंग करके इसको सील कर देना है, कुछ रख दीजिए, ईंटा वगैरह इसके ऊपर रख दीजिए, बिछा दीजिए, ताकि यहाँ पे गैप ना रहे और निकलने का चांस नहीं रहे। तो ये भी बोला जा रहा है कि जहाँ पे जंक्शन होगा, जहाँ पे दो प्लास्टिक बैग का मुंह जो है ओवरलैप कराइएगा, जब खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो उस केस में भी थोड़ा सील्ड करके रखना है, उसको भी ध्यान देना है। तो ये मेम्ब्रेन क्यूरिंग का आपको एक फिगर दिख रहा होगा। तो एक बार पानी को स्प्रे खाली कर दिया इसके ऊपर, और ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो एक प्लास्टिक या पॉलीथीन या कोई और तरह का मटेरियल होगा, उससे इसको कवर कर देंगे। ठीक है, एक बार हम लोग पानी डाल दिया, उसके बाद कवर कर दिया, तो जो इसके अंदर मॉइस्चर रहेगा इसको निकलने नहीं देगा। ठीक है, इसको निकलने नहीं देगा। प्लस ये जो बोल रहे हैं यही लैपिंग है, मतलब ओवरलैपिंग, एक प्लास्टिक के ऊपर दूसरा प्लास्टिक, इस तरह से ऐसा ओवरलैपिंग देंगे कि हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा भी रख देंगे, कुछ यहाँ पे रख दिया जाएगा ताकि ये सील्ड रहे, उससे पानी इवेपोरेट होने का चांस नहीं बने। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं मेम्ब्रेन क्यूरिंग में। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बताइए। हाँ यस सर। तो ये Yes, sir. मेम्ब्रेन क्यूरिंग हो गया। अब आते हैं क्यूरिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, और ये स्टीम क्यूरिंग की हम बात करें। सो द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली टाइम। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेंथ है ये टाइम के साथ इंक्रीज करता है, ये तो आपको पता होगा, है ना, जैसे जैसे क्यूरिंग करते जाएंगे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हीट बढ़ाएंगे ना तो आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। ठीक है, हीट बढ़ाएंगे तो हाइड्रेशन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो रिएक्शन जो होता है वो तेजी से रिएक्शन होने लगता है अगर हीट बढ़ाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पानी का मात्रा भी मेंटेन करना है। ठीक, तो पढ़िए यहाँ पे एक लाइन आगे, व्हेन कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर it accelerates the hydration process resulting in faster development of strength। ठीक, ये लाइन पढ़ लिया। लेकिन कंक्रीट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट टू एक्सेलरेट द हाइड्रेशन प्रोसेस। लेकिन कंक्रीट को ऐसा नहीं करना है कि बस उसको हीटे कर दें, है ना, नीचे से हीट कर दिया और हम कंक्रीट को क्यूरिंग कर रहे हैं, ये नहीं करना है। खाली हीट से वो क्यूरिंग नहीं होगा, मतलब आग लगा दिया नीचे में भाई, मतलब किसी भी तरह से कुछ जला दिया और उससे हम उसको क्यूरिंग करें, ये नहीं करना है। या कुछ किसी भी मीन्स से डायरेक्ट हीट का एप्लीकेशन, ड्राई हीट का एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। एज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सबसे बड़ी बात, एज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज ऑल्सो एन एसेंशियल रिक्विजिट, मतलब ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जो है बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है आपको क्यूरिंग करने के लिए। तो मॉइस्चर को भी मेंटेन करना है और हीट को भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या होगा कि हाइड्रेशन का रेट भी इंक्रीज करेगा, और मॉइस्चर कंटेंट को भी बनाना है तो हम स्टीम क्यूरिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, स्टीम का मतलब क्या हुआ, जो भाप, जो देखते होंगे आप लोग, भाप देखे ही होंगे, आपको दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा गर्म जो है करने पे पानी को स्टीम निकलेगा। ठीक है, देयरफॉर सब्जेक्टिंग द कंक्रीट टू हायर टेम्परेचर एंड मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड वेटनेस कैन बी अचीव्ड बाय सब्जेक्टिंग द कंक्रीट टू स्टीम क्यूरिंग। सो स्टीम क्यूरिंग करके हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन जो क्यूरिंग है वो कर सकते हैं, और हमारा स्ट्रेंथ भी अच्छा मिल जाएगा और क्यूरिंग भी साथ ही साथ हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन भी हो जाए, क्योंकि हमारा मॉइस्चर कंटेंट वहां प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो एक ये हो गया। उसके बाद एक और टर्म यहां दिख रहा होगा आपको, क्यूरिंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। ये सब क्या है, नया नया चीज आपको दिख रहा होगा।
इंफ्रारेड रेडिएशन से भी हम लोग क्यूरिंग करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, दिस मेथड इज ऑल्सो प्रोसेस टू राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टू राइज ऑफ टेम्परेचर, टू राइज टेम्परेचर ऐसे कर दीजिएगा, ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा। दिस मेथड इज ऑल्सो ए प्रोसेस टू राइज टेम्परेचर। ठीक है, एज द रैपिड राइज ऑफ टेम्परेचर एट इनिशियल स्टेज डज नॉट अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सो वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट तो बनाना है, आपको मेंटेन करना है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करते हैं, कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, बर्फबारी है, ये है वो है, तो वहाँ पे क्यूरिंग करने में समस्या आती है ना। वहाँ पे समस्या आएगी, मान लीजिए पानी आपका बर्फ बना हुआ है, कैसे क्यूरिंग करेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों को इस तरह से क्यूरिंग करा जाए, ठीक है, कि हम लोगों को टेम्परेचर जो है इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हुए जो कंक्रीट का टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ाया जाए उसको, और उसकी मदद से हम लोग क्यूरिंग कर ले, बिकॉज वहाँ मॉइस्चर तो रहेगा। ठीक है, मॉइस्चर तो वहाँ के क्लाइमेट में प्रेजेंट है। So this method is used in very cold climate condition where hydration rate of concrete is very low. इससे मतलब एक चीज और समझ सकते हैं कि जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा घटेगा। समझे बात को, मतलब स्ट्रेंथ गेन थोड़ा सा इफेक्ट कर जाएगा। स्ट्रेंथ गेन जो है जल्दी नहीं होगा अगर कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, उस कंडीशन में ए मच मोर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन देन इवन विथ स्टीम क्यूरिंग। तो हम लोग रैपिड गेन कर सकते हैं स्ट्रेंथ का अगर हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन के हिसाब से क्यूरिंग कर लें, इस मेथड का यूज करके क्यूरिंग कर लें। ठीक है, तो ये उस तरह का क्यूरिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज कर रहे हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन कहाँ होगा, कंक्रीट के सरफेस पे होगा, जो कंक्रीट आपने कास्ट किया है। ठीक है, तो एक मेथड ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा आपको, आपके सिलेबस में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कंक्रीट का यूनिट रखा हुआ है ना। कंक्रीट का मान लीजिए कोई यहाँ पे प्रीकास्ट मेंबर होगा या कुछ होगा, इसका क्यूरिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टीम क्यूरिंग वगैरह मान लीजिए आप रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहाँ एम्प्लॉयड करना, लेकिन प्रीकास्ट कंक्रीट बनाने के केस में हम ये काम कर सकते हैं। स्टीम क्यूरिंग का वहाँ पे एप्लीकेशन किया जा सकता है आसानी से। अगर हम लोग बाकी बात करें घरों में कैसे यूज करेंगे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा वहाँ पे स्टीम का यूज करना। ठीक, तो ये चीज़ है, स्टीम क्यूरिंग हम लोग करेंगे इस तरह से, जहाँ पे आपको जो वाटर है, ठीक है, वो भाप के तो भाप बन जाएगा, इतना और टेम्परेचर रहेगा और वाटर रहेगा तो वो वेपर के बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, उससे आपका कंक्रीट क्या है, क्यूर होते रहेगा। तो ये स्टीम क्यूरिंग का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। समझ में आई बात, बताइए। यस। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोगों को जो बेस्ट मेथड हैं क्या हो सकते हैं अगर देखा जाए, तो देखिए इधर जो है इस पार्ट में आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो जैसे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है, लाइक फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, एक्सेट्रा। फॉर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स बॉन्डिंग इज द बेस्ट सुटेड मेथड। ठीक है, बॉन्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे तो काफ़ी सुटेबल है। अदर मेथड लाइक स्प्रिंकलिंग, जैसे वो स्प्रिंग वाली बात हो गई, स्टीम क्यूरिंग, केमिकल एंड मेम्ब्रेन क्यूरिंग, ये सब भी किया जा सकता है। ठीक है, वर्टिकल मेंबर की बात करेंगे, कॉलम्स हो गया, वॉल्स हो गया, तो कवरिंग कर दीजिए या स्प्रिंकलिंग कर दिए, स्प्रिंग कर दीजिए वाटर वगैरह, वो आपका बेस्ट मेथड है। जैसा आपने एक फिगर में देखा होगा, कवर कर दिया है और उसको पानी पटा रहे हैं, बेस्ट है। उससे बेस्ट क्या हो सकता है, दी बेस्ट। प्रीकास्ट मेंबर की अगर हम बात करें तो प्रीकास्ट मेंबर के लिए स्टीम क्यूरिंग अच्छा हो सकता है। इमर्सन, पानी में उसको डुबा के रख दिया, ये बेस्ट मेथड हो सकता है प्रीकास्ट मेंबर के लिए, क्योंकि पानी में डुबा के रखना इज द बेस्ट मेथड। ऐसा पानी इसमें डुबा के हम स्ट्रक्चर को या कोई भी प्रीकास्ट यूनिट को रख दिया, बेस्ट है। सबसे बेस्ट तो वही है कि पानी के अंदर है तो फुल हाइड्रेशन होगा, कहीं कोई संशय ही नहीं रहेगा कि हाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो सनलाइट में आएगा ही नहीं, पानी में डूबा हुआ है।
पानी में डूबा हुआ है, क्यूरिंग हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर एकदम पूरा मिल रहा है उसको। जितना भी सिलिकेट होगा सीमेंट के अंदर सब हाइड्रेट होकर जेल बन जाएगा, CSH जेल बन जाएगा, हाइड्रेट जेल बन जाएगा और स्ट्रेंथ देते रहेगा कंक्रीट को, है ना। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन हो गया? इमर्शन। समझ रहे बात को? बोलिए। यस सर ठीक है। यस सर। है, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या हो गया कि हम अब हर चीज को कैसे इमर्स कर देंगे पानी में। अब कॉलम बनाए, हम छत बनाए हैं, बीम बनाए हैं, कहाँ से उसको डुबा के रखेंगे? तो उसके लिए आया क्या? उसके लिए आप क्या कर दीजिए, हाँ उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कवरिंग कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं उसको। कॉलम को हमने कवर कर दिया, पानी को स्प्रे कर दिया। पॉन्डिंग कर सकते हैं आप, जैसे बोले आपने पॉन्डिंग कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो ये सब चीजें। कंक्रीट स्ट्रक्चर इन वेरी कोल्ड वेदर, जहाँ कोल्ड वेदर होता है वहाँ पे एक अदर चैलेंज हो जाता है, तो एक्स्ट्रा चैलेंज हो जाता है। वहाँ पे आपको सिंपल इंजीनियर की तरह ही सोचना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कोल्ड कंडीशन में। So for in very cold regions, electrical curing, ठीक है, और क्यूरिंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भी क्यूरिंग किया जाता है। ऐसा सा भी मेथड है, बहुत सारा मेथड है। इसके जैसे मिसलेनियस मैंने बोला ना आपको, तो उसमें बहुत तरह के मेथड आ सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इसके अलावा भी और भी क्यूरिंग के मेथड हो सकते हैं, नो डाउट। आप जाके देखेंगे आपको और 10 को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन है, जो ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, जो और आपके सिलेबस में वो यहाँ लिखा हुआ है। सो कंक्रीट अगर हम लोग कर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं वेरी कोल्ड वेदर में, वहाँ पे हम लोग क्यूरिंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन यूज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना। वहाँ पे और भी चीज़ें आप जो भी करने जाएंगे वहाँ पे फ्रीजिंग का ये डर रहता है। कोल्ड वेदर का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे, जो हम सोचते नहीं है। हम लोग यहाँ पे, हम लोग का ठंड भी होता है तो उतना नीचे नहीं जाता है ना यहाँ पे। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, और यही है इस क्लास में, यही क्यूरिंग है, इसके बारे में पढ़िए। और बाकी जो मेथड्स अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो उसको लिखिएगा, और जो रेफरेंसेस हैं वहाँ पे देख लीजिए, बुक हैं, कोड्स हैं, उसके बाद कुछ लिंक्स और भी हैं जहाँ से डेटा लिए गए हैं, वहाँ से रेफरेंस लिया गया है और नोट्स को बनाया गया है। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास।